नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम UGC नेट पेपर 1 के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। तो आज हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में UGC नेट पेपर 1 के वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको बताओ कि संचार से संबंधित हम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पहले पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी के अंतर्गत दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा और साथ ही में वीडियो को भगा कर बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर रहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे रहते हैं। तो ठीक है, वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि विद्यार्थी स्वयं को संप्रेषण स्रोत के नज़दीक रखेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। यानी कि कोई छात्र है वो अपने आप को संप्रेषण स्रोत के नज़दीक रखेगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा। स्रोत प्रभुत्व, चयनात्मक अभिमुखीकरण, नकारात्मक चयन या निर्वैयक्तिक व्यवहार। तो आपको बताऊँ कि कोई छात्र स्वयं को संप्रेषण स्रोत के नज़दीक रखता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो है वो चयनात्मक अभिमुखीकरण का प्रभाव होगा। आपको बताओ, चयनात्मक अभिमुखीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिव एक्सपोजर। यानी कि चयनात्मक एक्सपोजर का अभिमुखीकरण बोले या अनावरण प्रदर्शन या अनावरण या प्रदर्शन बोल सकते हैं। चयनात्मक मतलब क्या होता है, जो कि हमारी सोच जो है सो पहले से ही पूर्वाग्रही सोच होती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई छात्र क्लास में खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो हम पहले ही से सोच रहे हैं कि नहीं, ये एकदम बेकार स्टूडेंट है, ये तो बेकार ही बोलेगा, ये कुछ नहीं जानता है। तो ये क्या हो गया, चयनात्मक सोच हो गया। तो यदि छात्र यही होता है कि छात्र जो अपने आप को संप्रेषण स्रोत के नज़दीक रखता है तो चयनात्मक अभिमुखीकरण का प्रभाव होगा। संचार प्रक्रिया तभी सफल होती है जब संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों खुले दिमाग का हो। ठीक, यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के प्रति सजग रहेंगे यानी संकीर्ण मानसिकता वाले रहेंगे तो संचार सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जैसे टीचर अपने छात्र को सिखा रहा है तो दोनों अपना अपना दिमाग खुला रखेगा तब ना सही से एक दूसरे छात्र सीख पाएगा और शिक्षक सिखा पाएगा। क्योंकि शिक्षक को टेंशन नहीं, अरे नहीं मुझे तो घर जाना है, वहाँ पर मुझे वो घर बनाने का काम करना है, फिर घर के लिए लौकी ले जाना है, ऐसा कुछ भी दिमाग में चलता रहे तो वो सही से पढ़ा नहीं पाएगा। इससे छात्र सोचेगा अरे मेरे तो पैर में दर्द है, नहीं तो अरे मुझे तो खेलने जाना है या मुझे मार्केट जाना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी सोचेगा तो क्या होगा कि दिमाग अगर एकदम खुले दिमाग नहीं होगा तो संचार प्रक्रिया सफल ही नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन, ये जो संचार है, संप्रेषण सफल ही नहीं होगा। यदि व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के प्रति सजग रहेंगे यानी संकीर्ण मानसिकता वाले रहेंगे तो संचार सफल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है व्यक्ति का चयनात्मक दृष्टिकोण संचार के अस्तित्व को खत्म कर देगा। यानी कि संचार तभी सफल हो सकता है जब हम पूर्वाग्रही बिल्कुल ना रहे, एकदम खुले दिमाग से रहे। तो यही जो हमारा सवाल था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चयनात्मक अभिमुखीकरण यानी इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिव एक्सपोजर। अब है हमारा अगला प्रश्न, जो 12वां नंबर प्रश्न है कि कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थी द्वारा संदेशों के स्पष्ट विसंकेतन को कहा जाता है। ये कथन है और तर्क है, अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, कक्षागत संप्रेषण जो होता है, कक्षागत संप्रेषण मतलब क्या हुआ, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है, शिक्षक कुछ छात्रों को बताते हैं तो छात्र क्या करता है कि छात्र उसको सीखता है, अपने आपस में चर्चा करता है। तो ये जो इसका वर्ड्स थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थी द्वारा संदेशों के स्पष्ट विसंकेतन को कहा जाता है। इसका इंग्लिश आपको बता दें कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेज बाय द स्टूडेंट। यानी कि ये कहने का ये प्रयास कर रहा है कि कक्षा में जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें छात्र क्या होता है, जो शिक्षक के द्वारा मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है, उसको छात्र क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, तो
ये जो कह रहा है कि कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थी द्वारा संदेशों के स्पष्ट विसंकेतन को कहा जाता है, तो बिल्कुल छात्र समझेंगे, छात्र उसको ग्रहण करेंगे। शिक्षक द्वारा जो मैसेज शिक्षक द्वारा जो मैसेज का संदेश का संचरण किया जा रहा है, निरूपण किया जा रहा है, उसको डिकोड करने का काम कौन करेंगे? छात्र ही करेंगे। तो ये क्या हो जाता है कि कक्षागत संप्रेषण विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। कथन बिल्कुल सही हो गया। और अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल कि अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं, ये इसकी व्याख्या भी सही है। अतिशयता को इंग्लिश में कहते हैं विनाडेंसी। बाय इंक्रीजिंग विनाडेंसी वी कैन इम्प्रूव द फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम अतिशयता में वृद्धि कर संप्रेषण की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। ये भी व्याख्या भी इसका सही हो गया। आपको और डिटेल में समझाए तो कथन एक कह रहा है कि कक्षागत संप्रेषण को विद्यार्थी द्वारा संदेशों का स्पष्ट विसंकेतन कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई संप्रेषण होता है तो जो रिसीवर होता है यानी सूचना प्राप्तकर्ता होता है, वह संकेतों का विसंकेतन करके, डिकोडिंग करके ही सूचना प्राप्त करता है। और अतिशयता में वृद्धि कर हम संप्रेषण की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं, यानी कि कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। कक्षा शिक्षण जो होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो बात कर रहा है कक्षा का संप्रेषण की बात कर रहा है, तो कक्षा का संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है। यानी कि मुख्यतः छात्रों को ज्ञान, समझ या विश्लेषण, संश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने पर बल देना होता है। तो यहाँ पर कारण और व्याख्या दोनों सही है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कक्षा में शिक्षकों की मुखाकृति द्वारा की गई अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए, कक्षा में जब शिक्षक जाते हैं तो उनको सिचुएशन के अनुसार से क्या होगा, उनके फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज होते रहता है। मान लीजिए कभी उनको किसी छात्र पर गुस्सा आ गया तो क्रोध उनके चेहरे पर दिखता है, ठीक। कभी कभी उनका जो है सो मतलब कि खुशी रहती है, कोई जिस छात्र अच्छा जवाब देता है। कभी कभी कोई घर का दुख रहता है, छात्र जो है सो दुखी कर देता है। तो ये जो कक्षा में जो शिक्षक के फेस पे का जो एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है, वो जो बोलते रहते हैं उस समय जो है सो उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है सिचुएशन के अनुसार से, करंट सिचुएशन के अनुसार से, तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार से। तो उसको हम सूक्ष्म क्षणिक संचलन कहते हैं। ये जो अभिव्यक्ति में होने वाले क्षणिक परिवर्तन कहलाते हैं क्या? सूक्ष्म क्षणिक संचलन, माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट। डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। आपको बताओ कि ये जो छात्र शिक्षक को पढ़ाते हैं तो शिक्षक के मुखाकृति में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं। और जब शिक्षक पढ़ाते वक्त जब फीडबैक लेते रहते हैं तो छात्रों के फेस एक्सप्रेशन से भी फीडबैक का पता चलता है। मान लीजिए कि कोई छात्र जो है सो एकदम चेहरे को एकदम भौं को ऊपर उठा लिया और हमारी ओर देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पल के ऊपर उठा के देख रहा है, भौं को ऊपर उठा के देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो एकदम समझने की चेष्टा कर रहा है, पूरी तरह से फोकस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हम उसका फीडबैक भी ले सकते हैं एक्सप्रेशन से। या सिर्फ टीचर का एक्सप्रेशन जो है सो ये कहलाता है सूक्ष्म क्षणिक संचलन, यानी कि माइक्रो मोमेंट्री मूवमेंट्स। लेकिन वही छात्रों का भी जो है सो फीडबैक होता है, तो छात्र का भी मुखाकृति में परिवर्तन होता है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। तो स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कक्षागत संप्रेषण की प्रक्रिया में सही विसंकेतन अनुक्रम की पहचान कीजिए। यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में सही कम्बिनेशन की पहचान करें। पहले मूल्यांकन तो कभी हो नहीं सकता, ये विकल्प कर रहा है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक भी सबसे शुरुआत में, तो हम सबसे शुरू में फीडबैक लेंगे कि पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो ये बेकार है। डी कह रहा है पहले जो है सो व्याख्या करेंगे फिर इवोल्यूशन करेंगे, ये भी बेकार है। सी कह रहा है पहले इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, ठीक, यानी कि सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये विकल्प ठीक है। पहले सेंस यानी कि पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना होता है, कि छात्रों का इंटरेस्ट जगाना होता है कि कैसे शिक्षक उसको स्टार्ट करता है। जैसे कि हमने आपको स्टार्ट जैसे मैं कभी कभी आप लोगों को आरंभ में करता हूँ कि ये यूजीसी नेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो इससे क्या हुआ कि हम आप में रुचि जगा रहे, वैसे इंटरेस्ट जगा रहे हैं इस विषय के प्रति, क्योंकि जब तक आप विषय के प्रति रुचि नहीं जागृत होगी तब तक आप विषय को सीख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। तो पहला काम क्या है? इंद्रिय सन्निकर्ष, यानी कि शिक्षार्थी में रुचि प्रदान करना। फिर है निर्वचन। निर्वचन
आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, इसका हिंदी इंग्लिश होता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या करना। तो निर्वचन होना समझाना। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि विषय वस्तु को संगठित करना, यही निर्वचन हो गया। यानी कि योजनाबद्ध तरीके से पहले हम समस्या को बताते हैं, किसी चीज़ को सिखाना रहता है तो उसको बताते हैं, फिर क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन करते हैं, लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी एकदम कर देते हैं। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, निर्वचन कहलाता है, इंटरप्रिटेशन। और फिर है तीसरा मूल्यांकन। फिर जो हम पढ़ाए उसका हम पुनरावलोकन करते हैं कि मतलब जो जो प्रमुख विचार पढ़ाए हैं, जो जो हम क्लास में पूरा 45 मिनट का मान लीजिए क्लास है, तो उसका जो पढ़ाया सब अवधारणाओं को लास्ट में क्या करेंगे, दोहराएंगे, मेन पॉइंट और उससे डिफरेंट पॉइंट रहेगा, दोनों के बीच में जो है सो हम कंपैरिजन करके छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब इवैल्यूएशन में यानी मूल्यांकन में आएगा। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा हमें, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। सी विकल्प का जो अंतिम है प्रतिपुष्टि, सबसे लास्ट में क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। यानी कि ये मैंने अभी भी बताया था कि छात्र फीडबैक कैसे देते हैं, पलके फहराते हैं, भौं को ऊपर उठाते हैं, ये सब फीडबैक के ही लक्षण है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और अधिकतर छात्र जो है सो बगल वाले रूम की ओर देख रहे हैं, या ताक झाँक कर रहे हैं, या बेंच के पीछे किसी को जो है सो नहीं वो पूछ बना देते हैं हनुमान जी वाला, तो वो पुछरी लगा रहे हैं, तो इस टाइप की बातें कर रहे थे। इसका मतलब कि हमारे चीज़ों में हमको जो फीडबैक मिल रहा है वो गलत, मतलब ये फीडबैक बता रहा है कि आपके शिक्षण प्रक्रिया सही नहीं है या आप रुचिकर तरीके से नहीं बता रहे हैं। तो हमारे हम फीडबैक भी मिल जाता है। हम ऐसे तरीके से बताएं कि छात्र जो है, सभी छात्र हमारे इस व्याख्यान में या हम जो सिखा रहे हैं उस प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही जवाब हो गया होगा, सही जवाब हो जाएगा। और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सही मिलान हमको करना है। ये हमको 3 विकल्प दिया, रेखीय संप्रेषण, अंतरक्रियात्मक संप्रेषण और क्रियान्वयनकारी संप्रेषण। तो रेखीय संप्रेषण जो होता है, आपको बताया कि रेखीय संप्रेषण होता है लीनियर कम्युनिकेशन। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया, कक्षा में शिक्षक एक विषय प्रस्तुत किया, तो सिंपल रेखीय संप्रेषण हो गया। कक्षा में, यहाँ जो विकल्प है आपका बी जो है कि कक्षा में शिक्षक एक संरचित विषय प्रस्तुत करता है, तो ये जनरल हो गया लीनियर कम्युनिकेशन, रेखीय संप्रेषण। वही अंतर क्रियात्मक हो गया इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कि एक महाविद्यालय प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु बैठक बुलाता है, यानी कि एक दूसरे से अंतर क्रियात्मक इंटरेक्शन हो रहा है कि प्राचार्य के बीच में और विभिन्न प्रकार के विभिन्न शिक्षकों के बीच में, अभिकर्मियों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अंतर क्रियात्मक संप्रेषण। देखिए ये हो गया बैठक बुलाना, ये हो गया अंतरक्रियात्मक संप्रेषण। और क्रियान्वयनकारी संप्रेषण होता है यानी ट्रांसैक्शनल कम्युनिकेशन होता है। ये क्या होता है कि सदस्यों को दिए गए विषय पर चर्चा करने को कहा जाता है। मतलब सदस्य को बोल दिया कि भाई जो विषय दे दिया गया है उस पर आप चर्चा कीजिए, तो क्रियान्वयनकारी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा सी, इसमें जो है सो पहला विकल्प जो था वो इसका सी का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि रेखीय संप्रेषण जनरली में कि कक्षा में कुछ भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जनरल वे में अपना कक्षा में कुछ बोले जा रहे हैं, कोई छात्र को कोई विषय के बारे में बता रहा है, तो ये लीनियर कम्युनिकेशन हो जाएगा। वही दोनों पक्ष मिल के एक दूसरे का इंट्रैक्शन कर रहे हैं साथ में बैठ के, तो ये अंतर क्रियात्मक हो जाएगा। यानी कि एक महाविद्यालय का प्राचार्य अपने अभिकर्मियों की समस्या समझने हेतु उनकी बैठक बुलाता है, इंट्रैक्शन करता है साथ में। और वही जो है सो हम सदस्य बैठे हुए हैं और उनको किसी विषय पर डिस्कशन के लिए दे दे, ठीक, हम डिस्कशन के लिए देते, ये क्रियान्वयनकारी हो गया, मतलब ट्रांसैक्शनल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर सी विकल्प तीनों आपको क्लियर हो गया। 15 नंबर प्रश्न का क्या क्या जवाब होगा। अब 16 नंबर प्रश्न की, किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको बताओ कि किस संप्रेषण प्रतिमान में पूछ रहा है। तो शोर पहले होता क्या है, तो संप्रेषण, ये जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है, संप्रेषण हम जो आपसे हम बात कर रहे थे भी संप्रेषण का ही हो गया। तो कई प्रकार के संप्रेषण होते हैं, कम्युनिकेशन, संचार, लिखित, मौखिक, कई तरीके से किए जाते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो रुकावट होता है उसको शोर कहते हैं। जैसे कि हम आपके पास पहुंचाने का
प्रयास कर रहा है, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन ही मान लीजिए स्लो हो गया या साउंड प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, शोर कहलाएगा। मतलब संचार के बीच में समस्या आ रही है, ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, ये भी शोर हो गया। मान लीजिए लिखित संचार का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी लिखावट ही अच्छी नहीं है, मतलब हमारी राइटिंग ही गंदी है, तो ये भी शोर हो गया। क्या ये भी मतलब संप्रेषण में क्या करे, ये भी दिक्कत उत्पन्न करे, क्योंकि ये जो चिट्ठी हम लिख रहे हैं या जो संदेश लिख रहे हैं सामने वाले के पास जाएगा तो हमारी राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी, तो हमारा संचार, लिखित संचार जो हमने करने का प्रयास किया तो वो क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। मतलब उसमें समस्या आएगी, तो हम जो लिख के दिए उसको पूरा समझ में आएगा तब ना संचार सफल हुआ, और हम गंदा लिख के दिए उसको समझ में नहीं आया तो संचार क्या हो गया, संचार में रुकावट आ गई, तो ये रुकावट शोर कहलाती है। वही जो है सो रात में पढ़ रहे हैं, लाइट ही ख़राब है तो वहाँ भी मतलब कि या पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी जो है सो खराब रोशनी भी शोर उत्पन्न करेगी, तो ये सब शोर कहलाता है। तो किस संप्रेषण प्रतिमान में शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ये जो विकल्प डी है कि संप्रेषण का क्रियान्वित प्रतिमान, यानी संप्रेषण का जब हम क्रियान्वयन करते हैं तो यहाँ पर जो है सो शोर को महत्वपूर्ण चर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कभी हम क्रियान्वित करेंगे तो शोर रहेगा तो हमें हमारा क्रियान्वयन, संप्रेषण का क्रियान्वयन सफल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हमारा विकल्प डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन कक्षा क्रियान्वित में कुसंप्रेषण का सशक्त सूचक है, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन चल रहा है, नहीं कक्षा क्रियान्वित, हाँ क्लासरूम में ही चल रहा है कम्युनिकेशन, और यहाँ पे हम जो है सो कौन सा ऐसा चीज़ होगा जिससे कि पूरा संप्रेषण एकदम बेकार हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, नहीं इससे तो कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि हम रिलेवेंट प्रश्न दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे, जो टॉपिक पढ़ाने वाले थे उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे, इससे क्या, इससे कोई घाटा होगा, कोई घाटा नहीं होगा, तो पहला विकल्प तो हो ही नहीं सकता। छात्रों द्वारा स्वदेश अप्रतिभागी संचलन, ये भी नहीं होगा। विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों के जरिए, देखिए अब जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन पढ़ाना है और आपको हम टीचिंग, आपको जो है सो मान लीजिए कि हम पीपल एंड इन्वायरमेंट बताने लगे, या आपको हायर एजुकेशन बताने लगे, या आपको हम कंप्यूटर समझाने लगे कि नहीं कंप्यूटर में क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट क्या होता है, कुछ भी हम डालते हैं तो उसका प्रोसेसिंग के बाद जो निकल के आता है वो आउटपुट कहलाता है। ऐसे हम समझाने लगे बीच में घुस के, तो क्या होगा आप, और ऐसा हम 50 प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछ लिए कि भाई कंप्यूटर में RSS क्या होता है बताइए आप लोग, फिर कंप्यूटर में जो है सो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है ये आप बताइए। इस टाइप से हम कुछ ही पूछने लगे तो आप क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, मतलब कि आपका ये जो कक्षा क्रियान्वित में मतलब कि संप्रेषण कुसंप्रेषण हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, आपकी रुचि ही नहीं रहेगी इसके प्रति। तो विषय के प्रति अप्रासंगिक इरेलेवेंट प्रश्नों की, रिलेवेंट प्रश्न नहीं रहे, रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रहे, वो प्रश्नों की झड़ी जो हम लगा देंगे, यानी वैसे ही प्रश्न बार बार आपको भी कंप्यूटर से पूछना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अनइफेक्टफुल हो जाएगा, मतलब कि अप्रभावी हो जाएगी, क्योंकि छात्रों की रुचि के विषय न होकर अप्रासंगिक प्रश्नों की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो जो है सो उब जाएंगे और अनुशासनहीन, डिसिप्लिनलेस बिहेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुसंप्रेषण का जो सूचक हो जाएगा वो हो जाएगा विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शिक्षक व छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को सही रूप में प्रदर्शित करता है, मतलब शिक्षक व छात्रों के बीच कम्युनिकेशन प्रक्रिया को एकदम सही तरीके से प्रदर्शित करता है। तो इसमें चैनल, संकेत, कूट संकेत, ये सब आपको विकल्प दिया है ABCD। चैनल क्या होता है, इसमें चैनल जो एक सभी विकल्पों में है, चैनल मतलब होता है कि संदेश को शारीरिक रूप से कैसे प्रेषित किया जाए, ये चैनल कहता है, मौखिक, लिखित, कैसे। तो ये जो शिक्षक व छात्रों के बीच संप्रेषण प्रतिमान को प्रदर्शित करने की बात कर रहा है, तो विकल्प बी इसमें हो जाएगा कि सबसे पहले कूट संकेतन, फिर संकेत, फिर मैसेज आएगा और लास्ट में उसको कैसे प्रेषित करना है भौतिक रूप से, यानी कि चैनल आएगा, तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। अब 19 प्रश्न के शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः कैसा होता है, शिक्षक छात्र जो संप्रेषण करते हैं वो कैसा होता है, हम आपसे संप्रेषण कर रहे हैं ये कैसा है, विवेचनात्मक है या उपयोगितावादी है या प्रतिरोधात्मक है या प्रामाणिक है। सिंपल सा जवाब है उपयोगितावादी है, क्योंकि इसकी उपयोगिता है तब तो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, यूजफुल लग रहा है आपको कि हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है,
तो हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया, उपयोगितावादी हो गया। तब ना शिक्षक छात्र संप्रेषण हमेशा क्या होगा, उपयोगितावादी होगा, क्योंकि इससे छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य जो वार्तालाप होता है वह शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होता है। तो शिक्षक छात्र संप्रेषण हमेशा क्या होगा, उपयोगितावादी होगा। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावी होता है संचरण से, गैर विनिमय से या संदर्भ से यानी कॉन्टेक्स्ट से या अभिग्रहण से। इसमें से कौन सा विकल्प आपको सही जवाब लगता है, भी इसका ABCD आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आपको सही जवाब लगता है वो लिखिए। फिर हम इसके अगले पार्ट में आपको तीसरे पार्ट लेकर मिलेंगे। इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, और जो आप प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इस टॉपिक को कितना समझ रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप इस टॉपिक पे के कितने गहराई में गए, आप कितने पानी में हैं। अतः प्रश्नों का उत्तर कहीं से भी ढूंढ के लाए। आपको फेसबुक ग्रुप पेपर 1 का या व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। कई जगह से सवाल इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं या विभिन्न प्रकार की किताबों से ढूंढ सकते हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि उन्हें इसका A होगा, B होगा या C होगा या D होगा। 20 का मतलब 20 का ABCD जो विकल्प सही लगता है वो आप लिखें। और इसी तरह हम आपको अनुसंधान अभिक्षमता, जो कि बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है, उसको एकदम आसान भाषा में 11 पार्ट ला चुके, 110 प्रश्न है। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का है, कम्युनिकेशन तो जान ही रहे। इसी तरह आपका हायर एजुकेशन संबंधित आपके 6 पार्ट ला चुके हैं, वहाँ भी 70-80 प्रश्न है। तो सबको जाके देखिए, एकदम पेपर 1 को एकदम सरल से सरलतम भाषा में ला रहे हैं हम। आप उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो देखते वक्त जो नई बातें लगती है उसको नोट्स में ऐड कीजिए। और अभी जो हम टॉपिक चला रहे हैं उसको हम 3-4 दिन 5 दिन कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। इस तरह हम आपको पूरा टॉपिक, पेपर 1 के जितने टॉपिक है सबको एकदम बेहतर तरीके से एकदम सरल भाषा में रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, और सबसे बड़ी बात कि खूब अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी बीच जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाल बटन इतनी ज़ोर से दबाएं कि आवाज़ मेरे कानों तक यहाँ तक आनी चाहिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। धन्यवाद।